हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। क्लास 12th की इसमें केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर है आपके सामने विलियन। तो विलियन में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या डेफिनेशन होती है और किस तरीके से इसको आपको याद रखना है। तो डेफिनेशन में देखें तो सॉल्यूशन इसको इंग्लिश में बोला जाता है और इसको विलियन बोलते हैं। तो विलियन एक समांगी मिश्रण होता है। विलियन क्या होता है? एक समांगी मिश्रण। ये आपका समांगी मिश्रण होता है और दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। तो ये विलियन की डेफिनेशन हो गई। किस तरीके से समझोगे? समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है कि कोई फिक्स वैल्यू होती है, कि ऐसा नहीं है कि किसी को अंट संट कैसे भी मिला दें, ऐसा नहीं होगा। एक फिक्स अमाउंट में कोई भी दो या दो से अधिक कोई भी जो पदार्थ होंगे उनको मिलाया जाएगा, तो उससे आपको एक जो विलियन मिलेगा उसी को हम विलियन बोलेंगे। जो सॉल्यूशन मिलेगा उसी को हम विलियन बोलेंगे। और विलियन के दो घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं ये देख लो आप। विलायक, जिसको सॉल्वेंट बोला जाता है, विलेय, इसको सॉल्यूट बोला जाता है। अब डेफिनेशन देख लो थोड़ा थोड़ा, कैसे समझ पाओगे कि विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है। तो विलायक वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है उसे हम विलायक कहते हैं। अधिक मात्रा, कोई भी हमने ये लिया, कोई ये बीकर हो गया या कोई भी इसको पात्र बोल सकते हैं, इसके अंदर किसी भी कोई दो या दो से अधिक जो भी हमने इसके अंदर कोई भी पदार्थ लिए हैं और इन पदार्थों में जो जिसकी मात्रा अधिक होगी, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो आप, कोई भी, जैसे हम क्या बनाते हैं, शिकंजी बनाते हैं। शिकंजी में क्या करते हैं कि चीनी की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा रहती है, जिसकी मात्रा अधिक होती है, जल की मात्रा अधिक हो गई तो वो विलायक हो गया, और विलेय हो गई उसमें चीनी। तो विलेय के लिए भी ये डेफिनेशन है कि वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे हम विलेय कहते हैं। एग्जाम्पल ले रखा है चीनी और जल का मिश्रण। चीनी और जल का मिश्रण जो हम बनाते हैं, जिसको हम शरबत बोलते हैं, शिकंजी बोलते हैं, तो उस शिकंजी के अंदर जल तो आपका विलायक हो गया और आपकी जो चीनी है वो विलेय हो जाती है। तो इस तरीके से ये आपके डेफिनेशन हो गई आपके सामने, इसको आप नोट कर सकते हो। और आगे चलते हैं, विलयन के प्रकार देखते हैं, कितने प्रकार इसके होते हैं तो देखेंगे। विलयन के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप देखेंगे इसके कितने टाइप होते हैं। तो विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ये भौतिक अवस्था हो गई इसकी, ये यहाँ से भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के हो जाते हैं, ये 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के रहेंगे? 9 प्रकार के। कौन कौन से? अगर हम विलेय लेते हैं ठोस, और विलायक होता है आपका ठोस द्रव गैस। विलेय ठोस और विलायक ले लिया हमने ठोस द्रव गैस। तो इनसे भाई ठोस के साथ मिलकर के एक सॉल्यूशन बनाएगा, एक विलयन बनाएगा। ठोस द्रव के साथ, ये जो ठोस है इस द्रव के साथ मिलकर के भी एक क्या बनाएगा? विलयन बनाएगा। और ठोस गैस के साथ मिलकर के एक विलयन बनाएगा। तो ठोस के साथ मिलकर के, उसके लिए एग्जाम्पल हमने ले रखा है पीतल। और ठोस द्रव के साथ मिलकर के क्या हो जाएगा? नमक का विलयन। नमक ठोस होता है, उसको जल में मिला दे तो क्या हो जाएगा? नमक का विलयन। और ठोस को हम गैस के साथ, तो वो क्या हो जाता है? धुआं। तो ये इसके उदाहरण हो गए। अब द्रव को देखते हैं। तो द्रव किस किस के साथ मिल सकता है? ठोस के साथ मिल सकता है, द्रव के साथ मिल सकता है, गैस के साथ मिल सकता है। तो ठोस के साथ, जब द्रव ठोस के साथ मिलेगा तो उसके लिए हमने एग्जाम्पल ले रखा है गोल्ड में मरकरी। गोल्ड में मरकरी मिला दें तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? द्रव और ठोस का। और द्रव को द्रव के साथ मिलाएं तो जल में एल्कोहल, जल में अगर हम एल्कोहल मिला देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? आपका द्रव का वो हो जाएगा विलयन। और द्रव को गैस के साथ, तो वायु में नमी होगी। देखिए आपने, वायु में नमी होती है, तो वायु में जो नमी है, वायु तो गैस हो गई और नमी उसमें हो गया द्रव। तो इस तरीके से ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब गैस को देखें तो गैस ठोस के साथ मिल सकती है, गैस द्रव के साथ मिला सकते हैं, और गैस को हम गैस के साथ मिला सकते हैं। तो गैस को जब ठोस के साथ मिलाएंगे तो एक विलयन आपको मिलेगा। उसके लिए एग्जाम्पल ले रखे हैं मैंने पैलेडियम धातु। क्या हो जाएगी आपकी? पैलेडियम धातु, इसमें Pb में H2 मिला दिया जाए।
पैलेडियम धातु Pb में H2 गैस हो गई। और जो PbS को पैलेडियम बोलते हैं, लेड भी इसको बोला जाता है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस मिलाएंगे तो गैस और ठोस का क्या हो जाएगा, ये विलयन हो जाएगा। जब हम गैस को जब द्रव के साथ मिलाएंगे तो जल में CO2 बोलते हैं, CO2, तो जिसमें वो सोडा वाटर बनता है। और जब गैस को गैस में मिलाते हैं तो उसके लिए एग्जाम्पल है आपके विलयन के 2 प्रकार और होते हैं, इनको और देख लेते हैं क्या होते हैं इनके प्रकार। तो इसमें देखेंगे, एक तो होता है असंतृप्त विलयन और एक होता है आपका संतृप्त विलयन। ये हो गया आपका संतृप्त और ये हो जाएगा आपका असंतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन में क्या होता है कि जिस विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा घोल दी जाए या घोल दी गई हो उसे हम बोलेंगे संतृप्त विलयन। और असंतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है, उसको हम असंतृप्त विलयन कहते हैं या असंतृप्त विलयन उसको कहा जाता है। तो हम किसी भी विलयन के अंदर, कोई विलयन है और उसके अंदर कोई विलय ले लेते हैं और उसकी हम अधिकतम मात्रा जितनी घोल सकते हैं उसमें जितना पॉसिबल हो उसको, उस विलयन को तो बोलेंगे हम संतृप्त। और उससे अगर हम थोड़ी सी भी कम उसमें मात्रा विलय की घोल पा रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम असंतृप्त विलयन। इसके बाद आता है आपका विलयता। विलयता क्या होती है? तो विलयता देखो, किसी विलयन में घोली गई विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को विलयता कहते हैं। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, देखो कि अगर हम 1 लीटर के अंदर कोई 50 ग्राम पदार्थ को घोल रहे हैं उसमें, तो उसकी विलयता क्या बोली जाएगी कि 50 ग्राम पर लीटर। जो उसकी विलयता होगी वो कितनी हो जाएगी, 50 ग्राम पर लीटर। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो उसकी निर्भरता होती है कि भाई तापमान पर किस तरीके से निर्भर करता है जो विलयता होगी, और दाब पर किस तरीके से निर्भर होती है ये चीज़। तो देखेंगे कि जब देखो ठोस की द्रव में विलयता तापमान पर निर्भर करती है। क्यों करती है तापमान पर निर्भर? अगर हम जैसे गर्म दूध में, जो गर्म दूध होता है आपका, उसके अंदर अगर हम चीनी घोलें तो चीनी बड़ी आसानी से घुल जाती है। चीनी क्या हो गई आपकी, ठोस हो जाएगी। और जो आपका जो दूध है, दूध क्या होगा आपका, दूध गर्म होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, द्रव हो जाएगा। तो इस तरीके से जितना तापमान उसका ज़्यादा होगा उतनी ही विलयता उसमें ज़्यादा होगी। अब गैस की बात करें तो गैस के लिए बात करते हो, गैस की द्रव में विलयता मुख्य रूप से दाब पर भी निर्भर करती है। दाब पर निर्भर किस तरीके से करेगी? अगर हमको गैस घोलनी है जल के अंदर, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक बनती है हमारी, जितनी भी जो भी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसके अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। तो उसको किस तरीके से घोला जाता है, दाब से। तो जितना दाब ज़्यादा होगा उतनी ही विलयता ज़्यादा होगी गैस की द्रव के अंदर, क्योंकि जो दाब होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विलयता के, और तापमान जो होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके विलयता के। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है, जितना ताप ज़्यादा होगा विलयता ज़्यादा रहेगी, और दाब भी ज़्यादा होगा तो विलयता भी ज़्यादा होगी। अब हम इसके बारे में, इसकी जो विलयन की जो सांद्रता होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना तो कितने पार्टों में व्यक्त करेंगे, तो वो हम देखने वाले हैं। तो हमारे पास कितने पार्ट हैं, टोटल 8 पार्ट। तो सबसे पहले हम किस तरीके से, भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। और पार्ट्स प्रति मिलियन, मोल अंश मोल प्रभाज, मोललता, ये मोल अंश और मोल प्रभाज हो गई, मोललता हो गई, मोलरता हो गई और नॉर्मलता। इन सारी चीज़ों को इसमें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्या दे रखा है आपका, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या होता है, भार प्रतिशत हो या द्रव्यमान प्रतिशत, दोनों का बात एक ही है। तो भार प्रतिशत, जिसको W/W% यानी कि वेट अपॉन वेट परसेंट इसको हम लिख सकते हैं। तो विलय का भार बटे में विलयन का भार मल्टीप्लाई 100। तो ये इसका होता है फॉर्मूला। अगर इसकी सांद्रता निकालनी हो, भार प्रतिशत की सांद्रता निकालनी हो, तो इसमें क्या होता है, विलय का भार बटे में विलयन का भार मल्टीप्लाई 100। तो इसके लिए आपके पास एक एग्जाम्पल भी मैंने ले रखा है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है। और इसके बेस पे किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगे। तो देखोगे
फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्या बोला गया है 40 ग्राम NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है को हम 160 ग्राम जल H2O जल में घोला गया तो भार प्रतिशत की गणना करें। भार प्रतिशत की गणना इसमें हमें करनी है, तो यही चीज़ इसमें पूछी गई है। तो विलेय का भार क्या होगा 40 ग्राम। क्यों लिया हमने 40 ग्राम? जब भी कोई विलयन में जो छोटी मात्रा में कोई मिला रहे हैं जिस चीज़ को, वो तो होता है विलेय, और जो बड़ी मात्रा में मिला हुआ है उसको बोलते हैं हम विलायक। तो विलायक का भार कितना हो गया आपका 160 ग्राम जो जल का भार है। तो टोटल विलयन का भार कितना हो जाएगा 160 + 40, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 200 ग्राम। तो अब आप सूत्र से फॉर्मूला यूज करोगे तो W/W% मतलब भार प्रतिशत। तो भार प्रतिशत में क्या लगाने के लिए बोला था गया था कि विलेय का भार बटे में विलयन का भार मल्टीप्लाई 100। तो 40/200 × 100, तो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे हम, और 2 से ये आपका 20 टाइम कट जाएगा, तो 20% निकल करके आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब जो अभी हम भार प्रतिशत की बात कर रहे थे, इसमें अगर ये परसेंटेज मिल जाए तो उसमें क्या करेंगे, देखो क्या बोला गया है, यदि विलयन का भार प्रतिशत में दिया गया है तो हम क्या करेंगे कि ए जो विलेय का भार हम मानेंगे उसको हम x% मान लेंगे, और विलायक का जो भार होगा वो 100 - x% हो जाएगा। क्योंकि जो टोटल विलयन होता है उसको हम क्या मानेंगे, टोटल विलयन को मानेंगे 100%। उसमें से x% हमारा विलेय हो गया और 100 - x हो जाएगा विलायक का भार। विलेय हो गया आपका x। अब जो विलेय का भार होता है उसको हम WA से रिप्रेजेंट करेंगे, और विलायक का जो भार होगा उसको हम WB से रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम आगे कुछ चीज़ें देखेंगे तो वहाँ पर हम WA और WB का यूज ही करेंगे। तो अभी हम इसकी सांद्रता देख रहे हैं, तो अब हमारा देखो ये तो हो गया कंप्लीट जो भार प्रतिशत था। अब आते हैं हम आयतन प्रतिशत पर, वॉल्यूम परसेंटेज, इसको देखते हैं। तो वॉल्यूम परसेंट, V/V%, इसको ऐसे बोल देते हैं शॉर्ट में। तो विलेय का आयतन क्या करेंगे इसमें, विलेय का आयतन जो हमारा किस में रहेगा ml में, अपॉन विलयन का आयतन ये भी किस में लिया जाएगा ml में। तब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से, तो ये इसका हो जाएगा बेटा फॉर्मूला ध्यान में रखना है, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन सॉल्व आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरीके का बनता है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इसमें क्या बोला गया है, 10 ml H2SO4 को 90 ml जल में मिलाया गया। जो आपका 10 ml H2SO4 दे रखा है वो 90 ml जल में यानी कि 90 ml वाटर में इसको मिलाया गया। तो आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए, आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे बेटा, और क्या क्या दे रखा है उसको देख लेते हैं। तो विलेय का आयतन कितना दे रखा है आपका 10 ml, विलायक का आयतन आपका दे रखा है 90 ml। तो विलयन का आयतन क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 10 + 90 = कितना हो गया 100 ml हो गया। अब आ जाओ आप आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, विलेय का आयतन बटे में विलयन का आयतन गुणा में 100। तो 10/100 × 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 10%। तो यहाँ से इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। आगे चलते हैं। तीसरा क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मास वॉल्यूम परसेंटेज को हम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन गुणा में 100। देखो तीनों फॉर्मूले एक जैसे से ही, थोड़ा बहुत अंतर है। पहले हम जो पढ़ रहे थे उसमें भार प्रतिशत था तो दोनों में भार यूज किया था। जब आयतन प्रतिशत हम पढ़ रहे थे दोनों में आयतन प्रतिशत की यूज किया था। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं द्रव्यमान आयतन, तो द्रव्यमान ऊपर और आयतन नीचे, ये ध्यान में रखना है।
तो विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन गुणा में इसको 100 से करना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया। 250 ml विलयन बनाया गया। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दे रखा है पहले वो लिख लो। तो सॉल्यूशन में क्या लिखना है, देखो शर्करा का द्रव्यमान दे रखा है 20 ग्राम और विलयन का आयतन दे रखा है आपका 250 ml। तो ये दोनों चीज़ आपकी दे रखी हैं। तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। तो आपको चाहिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो क्या फॉर्मूला था, देखो ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे इसमें। तो विलयन का द्रव्यमान 20, विलेय का द्रव्यमान 20 और विलयन का आयतन 250 गुणा में ये 100। तो यहाँ से हम 0 से 0 कट कर देंगे तो 25 से 100 कट जाएगा 4 बार और 4 दूनी के 8% आपका निकल के आ जाएगा द्रव्यमान आयतन। एक ज़्यादा अमाउंट में विलायक का ज़्यादा अमाउंट होगा, विलेय का बहुत ही कम अमाउंट होगा। तो उसमें छोटा सा पार्ट मिलाया जाए। देखो क्वेश्चन भी इसी तरीके से दे रखा है। 4 ग्राम जहर को 96 ग्राम जल में घोला गया है या घोला जाता है। तो 4 ग्राम बहुत छोटी मात्रा हो गई, 96 ग्राम बहुत बड़ी मात्रा हो गई इसके अकॉर्डिंग। तो इस वजह उसमें घोला जाता है। तो ppm की गणना कीजिए। ppm पार्ट्स पर मिलियन आपसे पूछा गया है, ppm इसमें बताना है आपको। तो क्या करोगे, क्वेश्चन में देख लो। WA बताया था अभी, WA को हम किसके लिए यूज करेंगे, विलेय का भार कितना दे रखा है 4 ग्राम। WB ये हो गया विलायक का भार जिसको हम 96 ग्राम बोलेंगे। और आगे ppm निकालेंगे। तो फॉर्मूले देखो, इस फॉर्मूले को हम किस तरीके से हम चेंज कर रहे हैं। जो विलेय का भार था, द्रव्यमान था, उसको WA से लिख रहे हैं और विलयन का जो द्रव्यमान था उसको WA + WB। तो ये आपको अच्छे से पता होगा, पहले से ही ध्यान में होगा आपके में कि जब हम विलयन का भार निकालें या द्रव्यमान निकालें, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, विलेय का भार प्लस विलायक का भार। तो ये हमें इसमें यूज करना है। तो विलेय का भार WA और विलेय का भार WA, विलायक का भार हो जाएगा WB। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आएगा। देखो दोनों को यहाँ पे मैंने ऐड किया है और यहाँ 100 आ गया है। और 10 की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, एक के पीछे कितनी जीरो लगा देती हैं, 6 जीरो लगा देनी है। फिर यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई तो बाकी कितना बच जाएगा यहाँ पे 40,000। तो 40,000 पार्ट्स पर मिलियन होंगे। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रखा है इसमें कि विलयन की सांद्रता किसकी मात्रा बढ़ाती है। विलयन की सांद्रता होती है वो किसकी मात्रा बताती है, इसमें बढ़ाती नहीं बताती है। तो क्या बताती है, देखो विलेय और विलायक की दोनों की मात्रा बताती है। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कभी। आगे चलते हैं। मोल प्रभाज को हम x से डिनोट करते हैं। मोल प्रभाज को किससे डिनोट करेंगे, x से। तो विलेय आपका A, विलायक आपका B, भार निकालेंगे तो WA, अणु भार निकालेंगे तो MA और विलायक का भार निकालेंगे तो WB, अणु भार निकालेंगे तो MB। ठीक है, MA इसमें और इसमें MB। मोल निकालना हो
तो मोल निकालने के लिए हम इसमें मोल के जो नंबर ऑफ मोल होते हैं उसको हम Na से यूज करेंगे। ए के निकाल रहे हैं तो Na और बी के मोल निकाल रहे हैं तो Nb। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो Na बराबर WA अपॉन में Ma, WA अपॉन में Ma हो जाएगा। और B के निकाल लोगे, देखो फॉर्मूला तो सेम है, सिर्फ आपको A और B का फ़र्क डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो जब हम विलायक के मोल निकालेंगे तो NB बराबर WB अपॉन MB। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके मोल निकालने के लिए। जब आप मोल निकाल लोगे उसके बाद आपको मोल प्रभाज निकालने हैं। तो मोल प्रभाज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर हम A के मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे बेटा क्या होगा, Na अपॉन Na प्लस NB। ठीक है, क्या हो जाएगा, Na अपॉन Na प्लस NB। और मोल प्रभाज B के निकालने हैं जिसको हम XB से नोट करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, NB अपॉन Na प्लस NB। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब मोल प्रभाज का योग, मोल प्रभाज का जो योग होगा, योग इसमें बहुत अच्छे से ध्यान में देने वाली बात है कि जो XA होता है, XA क्या हो गया, A के मोल प्रभाज मतलब विलेय के मोल प्रभाज, XB विलायक के मोल प्रभाज, दोनों को ऐड किया जाए तो आंसर इसका आता है 1। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, आगे बात करेंगे। अब सारी बातें जो भी मैंने बताई हैं इसको आप नोट कर लो, आगे चलते हैं। तो ये आपका हो गया आगे। अब अणुभार कुछ देख लेते हैं थोड़े से, अणुभार क्या होते हैं, या परमाणु भार। परमाणु भार, अणुभार तो बाद में, अणुभार अणुओं के भी निकालेंगे, लेकिन पहले परमाणु भार देख लेते हैं। अणुभार थोड़े से यहाँ देखने हैं। तो परमाणु भार में क्या देखो, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, O का 16 होता है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का 23 होता है, एल्युमिनियम का 27 होता है, सल्फर का कितना हो गया 32, कॉपर का कितना हो गया 63.5, Fe का यानी कि आयरन का हो गया आपका 56, और आपका Ag का हो गया 108, पोटेशियम का हो गया 39, आयोडीन का हो गया 127 और क्लोरीन का हो गया 35.5। ये सारी वैल्यू आपको याद रखनी है। क्या करनी है आपको? याद करनी है या रखनी है। इनको याद करे बिना कुछ है नहीं। तो H2O का अणुभार निकालना हो तो हाइड्रोजन का कितना हो गया भाई, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन दे रखे हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2 × 1, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितना निकाल सकते हैं हम आप 18। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई NaOH का अणुभार बताइए, तो NaOH का अणुभार कब निकाल पाओगे, जब सबका तुम्हें पता होगा। तो Na का 23 हो गया, O का 16 हो गया, H का 1 हो गया, सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40। H2SO4 इसका अणुभार आपको निकालना है, तो हाइड्रोजन का कितना हो गया 2 × 1 और S का होता है 32, और आपको ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं 4, तो 16 × 4, तो इसका कितना निकल के आ जाएगा आपका 98। तो ये सारी वैल्यू आपको याद रखनी है, तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे मोल प्रभाज वाले, क्योंकि मोल प्रभाज में अणुभार चाहिए हमें और परमाणु भार भी चाहिए। परमाणु भार के बिना आप अणुभार नहीं निकाल सकते, और जब अणुभार आपको याद नहीं होंगे या नहीं निकाल पाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व आप नहीं कर पाओगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, क्या क्वेश्चन आपका दे रखा है। इसमें आपसे बोला गया है कि 98 ग्राम H2SO4, 98 ग्राम H2SO4 को 180 ग्राम जल में घोला गया। तो ये आपका क्या हो गया भाई, ये विलेय और ये विलायक में घोला गया। तो मोल प्रभाज की गणना करें। मोल प्रभाज आपसे पूछे गए हैं, तो सबसे पहले आपको जो दे रखा है वो आप नोट कीजिए अच्छे से, शांति से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। तो H2SO4 जो है वो आपका हो जाएगा विलेय, ए से लिखेंगे, और जो H2O है उसको B मान लेंगे, ये विलायक हो जाएगा। तो H2SO4 का जो भार है वो कितना दे रखा है 98 ग्राम दे रखा है, और अणुभार कितना हो जाएगा H2SO4 का अणुभार हो जाएगा 98, जो भी निकाला भी था आपने, ये निकाला था यहाँ पे,
और फिर उसके बाद इसके मोलों की संख्या अगर आप निकालोगे, देखो सीधे इसके बाद ये 2 लाइन हो गई, इसके बाद यहाँ। अब इसमें सीधे हम क्या निकाल रहे हैं, हम मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या किस तरीके से निकालेंगे, भार अपॉन अणुभार। तो दोनों की वैल्यू सेम है 98/98, तो कितना निकल के आ जाएगा आपका 1 निकल के यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। H2O यानी कि जल का भार जो दे रखा है उसको WB से लिखेंगे, 180 ग्राम दे रखा था, और अणुभार निकालेंगे तो कितना होता है 18, अभी निकाल चुके थे ऊपर, देखो यहाँ दे रखा है ये 18 निकाला था अभी हमने। आपको आना भी चाहिए किस तरीके से आप निकालोगे। तो यहाँ से जब हम NB के मोलों की संख्या निकालेंगे तो भार बटे अणुभार हो जाएगा, तो 180/18, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका 10। ठीक है, अब मोल प्रभाज की बात करते हैं। तो मोल प्रभाज के लिए फॉर्मूला बताया था जी, अगर A के मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो उसमें Na प्लस NB यूज करेंगे, तो 1/1 + 10, तो यहाँ से हो जाएगा 1/11, और 1/11 को हम लिख सकते हैं 0.09 ये हो जाएगा। अब यहाँ से हमें अगर XB निकालना है, क्या निकालना है, XB। तो XB के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, XA + XB = 1 होता है। जब XA आपका 1 है, 0.09 है, तो उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे, तो आपका निकल के आ जाएगा यहाँ से XB = 0.91। भाई इन दोनों का जो सम है वो 1 है, तो ये हमें पहले से निकाल लिया हमने, ये निकल गया। अब इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस करने पर कितना आ जाएगा, देखो कैसे माइनस करना है, 1.00 में से 0.09 को माइनस करना है, तो यहाँ से मिल जाएगा 0.91, और यही इसका हो जाएगा आंसर। अब आप इसको नोट कर लो, मैं जो भी इसमें लाइनें मैंने जो खींची हैं इसको मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ से आप इसको ऐसे नोट कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ये मोललता, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मोलैलिटी इसको बोलते हैं। बहुत अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोलैलिटी आप कैसे निकालोगे, इसकी डेफिनेशन भी इसमें दे रखी है कि मोललता कैसे कहते किसे है। तो किसी विलायक के 1 इकाई के ग्रा भार में, 1 इकाई यानी कि 1 किलो भार में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या Na को मोललता कहते हैं। जैसे कि हमने हमने एक वो ले रखा है, पात्र है कोई, इसमें 1 kg विलायक है और इसमें 1 मोल हमने विलेय डाला है। क्या डाला है, 1 मोल विलेय इसके अंदर डाला है। तो जो उसी की जो निकल के आएगी उसी को क्या बोलेंगे हम, मोललता। एक बार और देख लो डेफिनेशन, किसी विलायक में, ये विलायक हो गया, 1 इकाई के ग्रा, 1 इकाई के ग्रा भार में विलेय पदार्थ, विलेय मतलब घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। मोललता को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है WA/MA × 1000/WB। तो ये आपको ध्यान रखना है। MA का मतलब क्या बताया था, A का अणुभार। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, विलेय का अणुभार। ठीक है, और WB के बारे में पता ही है, विलायक का भार, विलायक का भार ध्यान साथ के साथ नोट करते रहे ना, कोई अगर अलग से दिख रहा है तो। और WA को क्या बोलते हैं, विलेय का भार। ये हो जाएगा आपका विलेय का भार। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से नोट कर सकते हो। और इसका जो मात्रक होता है मोल पर किग्रा होता है, मोल पर किग्रा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने इसमें दे रखा है 5.85 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोल दिया गया, तो विलयन की मोललता क्या होगी।
विलयन की मोललता आपसे पूछी गई है। तो ये हो गया आपका विलेय और ये हो गया आपका विलायक। तो NaCl का भार WA बराबर 5.85 ग्राम हो गया। अणु भार निकालेंगे तो कितना था इसका, किसका अणु भार, NaCl का। आप चाहो तो निकाल सकते हो, मैंने ऊपर निकाल के आपको दिखाया भी था। Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 58.5 निकल के आएगा। यहाँ से अगर हम मोललता निकालते हैं तो मोललता निकालने के लिए पहले हम विलायक और देख लेते हैं। विलायक क्या दे रखा है आपका, जल दे रखा है। जल का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 500 ग्राम। इसका अणु भार निकालने की हमें ज़रूरत है नहीं, क्योंकि फॉर्मूले में ये चीज़ मांगी नहीं गई है। फॉर्मूले में क्या चाहिए, सिर्फ आपको WA बटे में MA मल्टीप्लाई 1000 बटे में WB। तो यहाँ से फॉर्मूले में रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 मोल पर किग्रा निकल के आ जाएगा। किस तरीके से कट किया है बहुत अच्छे से आप जानते हो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो चुका है। जो भी इसमें से नोट करना है नोट कर लो, और मैं यहाँ से जो लाइनें मैंने खींची हैं इसको मैं हटा देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो। और जो भी पॉइंट नहीं समझ में आए हों तो इसको पीछे हटा के दोबारा देख सकते हो। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे मोलरता के बारे में। मोलैरिटी, मोलरता क्या होती है, मोलरता, मोललता और मोलरता यही सबसे इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर के। मतलब इस जो अब तक हम टॉपिक जो पढ़ चुके हैं, चैप्टर तो अभी बहुत बड़ा है, चलता रहेगा अभी आगे। तो इसमें जो पॉइंट नंबर 7 है, इसके बाद एक और बचा है, उसके बाद हम क्लास को ऑफ कर देंगे। तो देखते हैं मोलरता, मोलरता मोलैरिटी। मोलरता को क्या बोलते हैं, मोलैरिटी, ठीक है। तो इसमें देखो क्या डेफिनेशन दे रखी है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। कोई विलयन है, उसके 1 लीटर आयतन में उपस्थित जितने भी मोल होंगे उसको हम मोलरता बोलते हैं। और मोललता को तो हम स्मॉल m से डिनोट करते थे, और मोलरता को हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे। ये ध्यान में रखना है बहुत अच्छे से। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन, ये आपको फॉर्मूले में याद रखना है। विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन। इसी को दूसरे वर्डों में किस तरीके से याद रखना है, मोलरता M बराबर WA बटे में MA। WA बटे में MA, ये क्या हो गया भाई, WA क्या था आपके, विलेय का भार, और MA क्या था, विलेय का अणु भार। दोनों का जब रेशियो निकालोगे, दोनों का अनुपात निकालोगे तो क्या हो जाता था, वो विलेय के मोलों की संख्या हो गई। और मल्टीप्लाई ये 1000 बटे आयतन क्यों लिया है भाई, इसमें तो था नहीं, इसमें यहाँ क्यों लिया है। अगर हम आयतन को ml में लेते हैं तो ऊपर हमें फिर 1000 लेना पड़ेगा, इसलिए इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो मोल पर लीटर होता है। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, 180 ग्राम ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अभी से याद रखें, जिससे कि आगे के चैप्टरों में दिक्कत नहीं आएगी। को 500 ml विलयन में मिलाया गया तो विलयन की मोलरता क्या होगी, मोलरता आपसे पूछी गई है। तो WA आपका 180 हो गया, MA आपका 180 हो गया, ठीक है। आयतन आपका 500 ml। अब WA तो ये तो दे रखा है, और जो MA था वो इसका अणु भार निकला है, ठीक है। इसका अणु भार है ये 180, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ किस तरीके से निकालना है, ठीक है। और ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करो तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा। WA की जगह 180 हो गया, MA की जगह भी 180 हो गया, 1000 अपनी जगह पे है ही, 500 ml दे रखा है तो इसलिए ऊपर 1000 लिया है। तो 500 से 1000 को 2 टाइम कट कर देंगे और इससे कंप्लीट कट हो ही जाएगा, तो 2 मोल पर लीटर निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है।
अब इसमें ये आप नोट कर लेना। चलो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये यहाँ से नोट कर लेना, ठीक है। इससे पहले आपने नोट कर ही लिया होगा, साथ के साथ नोट करते रहोगे तो समझ में अच्छा आएगा। वीडियो को पॉज कर दो, आराम से नोट करो, आगे चलते हैं। तो इसमें एक नोट है ये वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। यदि प्रश्न में प्रतिशत सांद्रता जो भी पढ़ रहे थे अब तक, द्रव्यमान प्रतिशत, भार प्रतिशत, भार और द्रव्यमान तो एक ही होता है, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, ये सब क्या थी? आपकी सांद्रता थी। तो इसमें प्रतिशत सांद्रता अगर दे रखी हो और विलयन का घनत्व दिया हो, क्या दे रखा हो? घनत्व को हम किससे लिख रहे हैं? डी से, डेंसिटी हो, तो मोलरता क्या रहेगी इसकी? तो मोलरता निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है m = परसेंटेज किसके लिए? जो प्रतिशत सांद्रता दे रखी है। डेंसिटी, जो डेंसिटी दे रखी है डेंसिटी को लिखो, मल्टीप्लाई आपको यहाँ 10 लिखना है और अपॉन में आपको m लिख देना है। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसी के बेस पर एक क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर? 20% के पोटेशियम होता है, आई से आयोडीन होता है, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन का घनत्व दे रखा है। ये घनत्व कितना दे रखा है? दिख नहीं रहा होगा वैल्यू, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये घनत्व दे रखा है आपका 1.202, ये आपका घनत्व दे रखा है ग्राम पर ml। तो इसकी मोलरता आपसे पूछी गई है, तो मोलरता के लिए डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला यूज कर देना है। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो ये फॉर्मूला है, ये रहा। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी मैंने, 20 × 1.202 × 10 अपॉन में 1.66। अब ये कहाँ से आया? 1.66 यहाँ से आया, क्योंकि जो KI का अणुभार होता है, K का होता है 39 और I का होता है 127, दोनों को ऐड करेंगे तो 166 निकल के आ जाएगा। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा? 1.45 मोल पर लीटर। और सॉल्व करना आप अच्छे से जानते हो, सभी स्टूडेंट PCM के होंगे या बायोलॉजी वाले भी हैं, तो वो ये तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, ये तो आपको आती होगी अच्छे से, ठीक है। तो आप यहाँ से अच्छे से नोट कर लो, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। जो भी समझ में नहीं आए उसको दोबारा से आप पूछ सकते हो, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं छोड़ दूँगा। ये वैल्यू आपके समझ में आ ही रही होगी क्या दे रखी है, और ये कहाँ से निकाला है ये भी मैंने बता दिया है, ये यहाँ से, और ये इसकी ये वैल्यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट सॉल्व हो गया आपका। फिर आगे आते हैं कि मोलरता समीकरण या विलयन की मोलरता परिवर्तन। मोलरता समीकरण और विलयन की मोलरता परिवर्तन। तो इसमें ये जो रिलेशन दे रखा है ये आपको याद रखना है। रिलेशन क्या है आपका? M1V1 = M2V2। M1V1 को हम सांद्र बोलेंगे और M2V2 को हम तनु बोलेंगे। सांद्र और तनु के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, तो आज बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे। सांद्र मतलब शुद्ध होता है, तनु मतलब उसमें कुछ मिला हुआ होता है, ठीक है। तो M1 है उसको हम क्या बोलेंगे? तनु करने से पूर्व विलयन की मोलरता। तनु करने से पूर्व विलयन की मोलरता। और V1 को बोलेंगे तनु करने से पूर्व विलयन का आयतन। और M2 तनु करने के बाद मोलरता और तनु करने के बाद आयतन V2, ठीक है। इस तरीके से कुछ टर्में हैं जो आपको याद रखनी है। अब आपसे जल की मात्रा अगर आपको निकालनी है, इसमें जल की मात्रा अब आपसे पूछ ले, कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो उसमें जल की मात्रा आपसे पूछ ली जाए, तो V2 में से V1 आपको माइनस कर देना है। ये वाला V2 में से V1 आपको माइनस कर देना है, तो इससे आपको निकल के आ जाएगा। तो ये समझ गए होंगे अच्छे से। ये इसकी टर्म दे रखी हैं कुछ, तनुकृत करने से पहले और तनुकृत करने के बाद की कंडीशन इसमें दे रखी है, आप उसको ऐसे याद रखना है। M1 मतलब मोलरता, V1 आयतन। अब 1 लगा रखा है तो पूर्व और 2 लगा रखा है तो बाद, तनु से पहले और तनु के बाद।
क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, क्वेश्चन भी देख लो, ये मैं हटा देता हूँ ऐसे, ये नोट कर लेना, ठीक है। किस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है उसको देखेंगे अच्छे से। क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन को देखेंगे पढ़ेंगे। तो 0.5 मोलर H2SO4 विलयन को 400 ml 0.1 मोलर H2SO4 विलयन बनाने में कितने ml जल की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन आपके सामने अच्छे से पढ़ लें। तो ये तनु करने से पहले और तनु करने के बाद की कंडीशन। तो इसमें आप देखोगे जो आपका M1 दे रखा है 0.5, M2 दे रखा है 0.1, V1 दिया नहीं है, V2 इसमें दे रखा है आपको 400 ml। तो ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो आप सबसे पहले तो V1 निकालेंगे, तो V1 निकालने के लिए ये रिलेशन हम यूज करेंगे। इस रिलेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो 0.5 मल्टीप्लाई V1 बराबर 0.1 मल्टीप्लाई 400, और यहाँ से 0.5 को नीचे भेज देंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो 5 से 400 कटेगा 80 बार। तो V1 निकल गया 80। तो जल की मात्रा V2 माइनस V1, 400 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना जल मिलाया है हमने, 320 ml जल इसमें मिलाया है। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, आप यहाँ से नोट कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत किसी भी तरीके की तो आप हमसे पूछ लेना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नॉर्मलता, जो कि आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। वैसे आप ये देखोगे कि नॉर्मलता जो है वो आपके सिलेबस से हट भी चुकी है, लेकिन कभी आप आगे जरूरत पड़ जाए तो पढ़ लो थोड़ा सा, क्या डेफिनेशन होती है इसकी और क्या फॉर्मूला होता है। तो नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी इसको बोलते हैं, किसी विलेय की ग्राम तुल्यांक में वह संख्या जो 1 लीटर विलियन में विलेय है नॉर्मलता कहलाती है। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो डेफिनेशन से जितना समझ में आया बहुत अच्छी बात है, बार बार और रिपीट कर लेना। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वो है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, विलेय का ग्राम तुल्यांक संख्या, विलेय का ग्राम तुल्यांक संख्या गुणा में 1000 बटे विलयन का आयतन। इसी को दूसरे पार्ट में किस तरीके से लिखा गया है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान गुणा में 1000 बटे में विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान गुणा विलयन का आयतन। अब जो ग्राम तुल्यांक संख्या है उसको निकालने के लिए हम विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान यूज करेंगे। अब तुल्यांक द्रव्यमान क्या होता है, अणु भार बटे संयोजकता होता है, अणु भार बटे संयोजकता। अब संयोजकता तो आप जानते ही हैं, संयोजकता किस तरीके से निकाली जाती है, जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो संयोजकता के बारे में आपको पता होगा। अब थोड़ा सा समझ लो यहाँ पे कि HCl का 5 जो N होगा, N किसको बोल रहे हैं हम, नॉर्मलता को बोल रहे हैं, ठीक है। तो विलयन को क्या बोला जाएगा, HCl का पेंटा नॉर्मल विलयन। तो इस तरीके से ये कुछ टर्म दे रखी हैं, इसको याद रख लेना। और HCl का N/10 विलयन दे रखा हो तो हम बोल सकते हैं HCl का डेसी नॉर्मल विलयन। ब्लूटूथ ऑन हो, बंद कर दी टैब की है। तो विलयन का आयतन निकालोगे तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, W बटे D यानी कि द्रव्यमान बटे घनत्व। और यहाँ से जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि नॉर्मलता का जो फॉर्मूला होता है N=WA में EA मल्टीप्लाई D/W मल्टीप्लाई 1000। अब इसमें देख लेते हैं कि WA क्या है, विलेय का द्रव्यमान, और EA को जो यूज किया गया है वो क्या है आपका, विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान, और D विलयन का घनत्व, और W विलयन का द्रव्यमान ग्राम में, ठीक है। ये आपको याद रखना है।
अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, उसी के साथ इसको हम समाप्त कर देंगे वीडियो को, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका दे रखा है 49 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर विलयन का आयतन 5 लीटर बनाया गया, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो H2SO4 दे रखा है, जिसका भार कितना दे रखा है 49 ग्राम, और इसका अणु भार निकालें तो कितना निकल के आएगा 98, और इसकी जो संयोजकता निकलेगी वो संयोजकता कितनी निकलेगी, इसकी 2 निकलेगी संयोजकता। अब संयोजकता को समझ लो 2 कैसे होती है। अब आपके सामने दे रखा है H2SO4, तो ये इसको अगर हम तोड़ें तो तोड़ने से पहले क्या होगा ये कि H पर तो होता है, देखो एक H पर हम चार्ज लेंगे कितना +2 चार्ज, सॉरी 1 होता है थोड़ा और SO4 पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है -2। तो यही इसकी क्या होती है, ये जो दे रखी है -2, यही इसकी क्या है संयोजकता है। तो इसी को हम 2 को क्या मानेंगे यहाँ संयोजकता, जिसको हमने यहाँ पे यूज किया गया है। और सूत्र से ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूले में सीधे सीधे वैल्यू पुट की है मैंने। WA की जगह 49 रखा है, 1000 की जगह 1000 है, और तुल्यांक की द्रव्यमान जो आपका दे रखा है 49, और आयतन जो है इसका वो कितना है आपका 5000 जो दे रखा है, ठीक है। 5000 जो दे रखा है लीटर में, उस मिलीलीटर में, किसमें है 5000 मिलीलीटर में, क्योंकि 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 ml होता है, और जब 5 हो जाएंगे तो 5000 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, और ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। और इसी के साथ हम क्लास को ऑफ करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, जो नेक्स्ट क्लास रहेगी जब भी आपको मिलेगी उससे पहले आप इसको अच्छे से तैयार रखें, कोई भी क्वेश्चन हम बीच में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं।